नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऊपर। आज हम यहाँ पर हैं दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और आप सभी के फेवरेट एजुकेटर्स के साथ। जसपाल सर, प्रवीण सर, अमन सर और सौरभ सर भी जल्द ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 2 दिन में हमारे एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे एसएससी जेई के। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड एक पैनल डिस्कशन आप सभी के लिए, जिसके अंदर लास्ट के 2 दिन के अंदर हमें क्या करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, यही सब डिस्कस करेंगे आपके फेवरेट एजुकेटर से। सो हेलो जसपाल सर, वेलकम सर, प्रवीण सर, अमन सर, आई वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर आप अपने जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में हर एजुकेटर की तरफ से आपके लिए क्या टिप्स एंड गाइडलाइंस हैं, जो बचा हुआ हमारा टाइम है और एग्जाम के दौरान आपको कैसे परफॉर्म करना है, इन सब के बारे में आपको वो जानकारियां यहाँ पर दी जाएंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस सेशन को दोस्तों जसपाल सर के साथ। तो सर अभी अपकमिंग 2 डेज हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछ ही लेते हैं, लास्ट के 2 दिन में क्या करना चाहिए और फिर एग्जाम वाले दिन कैसे प्रोसीड करेंगे। संदीप सर, लास्ट के 2 दिन में तो मेरा तो यही सजेशन है कि अब तो चिल करने का टाइम आ गया। तो अभी सारी जितनी भी प्रिपरेशन कर रखी है उसको कंसाइज करें, उसको रिकॉल करें। कोई भी नई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काफी लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, ये चीज हमने, ये क्वेश्चन भूल गया हूं मैं। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में से निकाल के फोकस करें, जिन भी चीजों को हमने पढ़ रखा है उसको रिटेन करके रखें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देखें। तो कल का दिन तो इन्हें मेरे ख्याल से लाइट ही रखना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, और परसों जाके अपना बेस्ट आउटपुट देना है। जी सर। प्रवीण सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि भाई एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा आप लोगों ने, बस अपना नाम मैच कर लेना। वहां पे अगर घनश्याम लिखा हुआ है तो आधार कार्ड पे भी घनश्याम नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे घनश्याम है फिर आधार कार्ड पे घनश्याम शर्मा है, तो वहां से भगा दिए जाओगे। और वहां पे क्या होगा, जैसे भी जाओगे किसी भी सेंटर पे समोसे वाले मिलेंगे और ये भाई साहब 7 बजे टूट पड़ेंगे, तो ये बाद में खा लेना नाश्ता वगैरह, जो भी हैवी फूड होता है ये वगैरह, क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं। और टाइम से जाना है, टाइम से आना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड का नाम बबली है तो वो शुरू में बै बै देखेगा और ऑप्शन पहला मार देगा, जबकि पहला ऑप्शन बबलू मिलेगा वहां पर। तो सारे ऑप्शनों को पढ़ने, एक बार देख लेना कि चारों ऑप्शन क्या है, क्योंकि गलत वाला सब जो हमें आता है ना वो सबसे पहले मिलता है, कि हम खुशी के मारे मतलब सबसे पहले हम उसी को ही कर देते हैं, भैया ये फर्स्ट हो गया। ऐसे 4-5 नंबरों का डिफरेंस हो जाता है। फिर आप आके हमें बोलते मैं तो पॉइंट 15 से ही रह गया गुरुजी, तो वो आप यहाँ पे मेक ओवर कर सकते हो इस तरीके से। बाकी तो क्या, बस टाइम से पहुंच जाना, पर पहुंचोगे नहीं आप लोग, क्योंकि सबको पता है टाइम से पहुंचना होता है, फिर भी वहां पर भगाते हैं बच्चों को। तो वो तो आपके ऊपर, आप किस टाइम पर पहुंचना चाहते हैं, किस टाइम पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। पर ये है कि आराम से जाइए, मस्त रहिए, रिलैक्स करिए भाई। और अभी बस क्या करो, दोस्तों से बात कर लेना भाई, फिल्म वगैरह देख लेना, कोई मूवी वगैरह देख लेना, और टाइम से जाएं, बस ये कहना चाहूंगा मैं। और अब कईयों को तो ये नहीं पता होगा, सेंटर भी दोस्त से पूछ रहे होंगे भाई मेरा एडमिट कार्ड तो निकलवा के दे दे, तो वो कष्ट करके कल टाइम से निकलवा ले। बाकी तो आपने जैसी मेहनत कर रखी है आपको वैसा परिणाम आपको मिल जाएगा। हाँ सर। जी प्रवीण सर, आपने बहुत सारे ऑनेस्ट पॉइंट जो है वो बच्चों के बता दिए हैं यहाँ पर, जो ईमानदार पॉइंट हैं। तो इन सब के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा डेफिनेटली। और जो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, लास्ट 2 दिन के अंदर क्या पढ़ना है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग थंबनेल्स दिख जाएंगे कि लास्ट के 1 दिन में यही पढ़ें और यही ऐसे एग्जाम आएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप डेविएट मत होइएगा। जैसा जसपाल सर ने आपको बताया कि जो तैयारी होनी थी वो अब तक आपने कर ली है, और अब चिल करने का टाइम है, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखने का टाइम है, और जो अब तक हमने पढ़ा है उसको अच्छे से यूटिलाइज क्या करना है, इस पे फोकस करना है। और चलते हैं अमन सर के पास। सर अमन सर, आपका क्या इनपुट रहेगा इसमें? सर सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि वो टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, यानी कि वो एग्जामिनेशन से पहले देख लें कि उनका सेंटर कहाँ पे है। ऐसा होता है कि बच्चे अब जैसे 10 AM पे आपका एग्जाम है तो वो सोचते हैं कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस दिन किसी ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो इसीलिए जो भी टाइम रहता है उससे ½ एन आवर 1 आवर पहले सेंटर पे पहुंच जाना है, और वहीं पे जाके जो भी रिवीजन करना है या रेस्ट करना है वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर जब क्वेश्चन पेपर वो अटेम्प्ट करते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा टाइम वो इन्वॉल्व कर दें।
उसमें आपको अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आगे मूव ऑन करना चाहिए। अब जैसे चैट सेक्शंस में मैं ये भी देख रहा हूँ कि किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, टेक्निकल या नॉन टेक, ये सारी चीजें। तो ये तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आपने जो टेस्ट दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है। अगर टेक्निकल स्ट्रांग है तो हमेशा स्ट्रांग पोर्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए। और रीजनिंग तो सबका स्ट्रांग रहता है, तो अगर रीजनिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका माइंड एकदम कूल रहता है, तो आप जल्दी जल्दी कम टाइम में सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। रीजनिंग में जैसे 50 क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, तो ये सारे पोर्शंस जो 100 क्वेश्चंस के हैं वो जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं, और रेस्ट टेक्निकल आप उसके बाद बना सकते हैं। बस मेरा कहना रहेगा कि सर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे होता क्या है कि काफी बच्चे एग्जाम हॉल में टोटल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस है तो बहुत से क्वेश्चंस ही मिस हो जाते हैं। तो टाइम को मैनेज करके एक पेपर लिखना है, और जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में जो अटेम्प्ट किया था उसमें जैसा परफॉर्मेंस आया था तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। जी सर, तो आपके जो रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स ने जो बताया है उनमें यही जो की पॉइंट्स हैं वो है कि अब तक जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, आपको नए पोर्शन की तरफ अब नहीं भागना है, अपना टाइम जो है वो एक्स्ट्रा नहीं देना है कुछ नया पढ़ने में और उन चीज़ों की टेंशन लेने में कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो जो अब तक करना था वो हो चुका है। थोड़े शांत रहें, काम रहें। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सर। हेलो सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। हेलो सर। और हाय सर। वॉइस ठीक आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल ओके सर, सर। परफेक्ट। जसपाल सर कैसे हैं? बिल्कुल सर, बढ़िया। और संदीप सर, प्रवीण सर? बढ़िया लाइव है। मोहन जी? सर हम हाँ, बहुत अच्छे हैं। लाइव हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, जी कहीं सर, आप तो कर दो। जी सौरभ सर, बच्चे जानना चाहेंगे सर लास्ट मोमेंट में या लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए। 2 दिन में मतलब आज का दिन तो जो है वो आधा ही बचा है, तो अभी क्या करना चाहिए, और एग्जाम वाले दिन के लिए सर आप इन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे। ये तो आते ही संदीप ने बैट पकड़ा दिया। जीएस को लेकर देखिए, 2 पॉइंट है मेरे इसमें। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है अगर, तो जो सीक्वेंस में हमने एक एक सब्जेक्ट कराए हैं ऐसा तो होगा नहीं कि सारे बन जाएंगे। तैयारी अगर अच्छी है तो 38 से लेके 42 जो मैंने रेंज बताई थी उतना इजीली स्कोर कर पाएंगे। जैसे आज भी कुछ बच्चों ने डीआरडीओ का पेपर दिया सर, काफी अच्छा स्कोर किया है, 25 में से 20 के आसपास बच्चों ने फीडबैक दिया है कितने क्वेश्चन बने। और इसमें देखिए 2 तरह के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने प्रॉपर तैयारी कर रखी है, 3-4 महीने टाइम दे दिया है। जब हमने बैच लॉन्च किया था सर, जसपाल सर आपको याद है, बच्चे उस समय कह रहे थे सर कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं। एग्जैक्टली। कोर्स कंप्लीट, रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गए। कई लोग हैं जो पेपर के 1 महीने पहले जागे हैं, अब वो कह रहे हैं सर कैसे करें अब क्वालिफाई। कैसे करें? जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तब भी परेशान थे, वैकेंसी आ रही है तो भी परेशान है। तो उनके लिए तो अच्छा है कि अब वो एक्सक्यूज ढूंढे कि जब परसों पेपर हो जाएगा वो किस पे डालेंगे बात। एक क्राउड तो वो हो गया जिनको बहाने ढूंढने हैं कि भाई पेपर बनेगा नहीं, 1 महीने में कुछ होना नहीं था। और दूसरा क्राउड है जिन्होंने वाकई में 4 महीने तैयारी की है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजिली वो उतना पेपर करके आएंगे जो कट ऑफ उनको चाहिए, उतना मिल जाएगा। मेरा केवल एक ही फीडबैक है इसके अंदर कि निगेटिव मार्किंग से बचें। जितना पेपर बन रहा होगा अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है उतना करके चले आइएगा। कुछ ना कुछ तो तुक्के लगाने पड़ेंगे उन क्वेश्चन में जहां पर आपको 2 ऑप्शन में अटक गए कि यार ए लगाऊं या बी लगाऊं। उन क्वेश्चन में भी अगर 80% तक श्योरिटी हो तब तो रिस्क लेना। 50-50% चांस है, उन क्वेश्चन को मत करिएगा, नहीं तो बहुत खराब लगेगा लास्ट में। अगर 1 नंबर से रह गए या आधे नंबर से बाहर हो गए तो आपको जीवन भर रिग्रेट करेगा, यार निगेटिव 2-4 क्वेश्चन ना करता मैं। तो मेरा पूरा जोर इस बात पर है कि पूरा पेपर देखते जाओ, जो सिंपल क्वेश्चन है पहले कर लो, सेकंड अटेम्प्ट में जिनमें कंफ्यूजन है वो देख लो, 2 ऑप्शन में अटक गए जिस पर ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है वो वाला अटेम्प्ट करो, 50-50% चांस है मत करो। और जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है उनके लिए एडवाइस ये है कि वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते, अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा। ज्यादा पढ़ने वालों के साथ दिक्कत क्या है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस पर भी रिस्क लेने लगेंगे, उनको मत करना, इजिली कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे आप। और जब डिलेमा सिचुएशन आएगी, 2 ऑप्शन में अटकेंगे कि ए लगाना है कि बी लगाना है, उसमें भी होता क्या है कि क्वेश्चन आया, हमें पता है कि आंसर ए होगा, फिर दिमाग में आता है नहीं लग रहा है बी हो सकता है, फिर दोबारा तिबारा कॉल आती है दिमाग में। अगर तुक्का लगाना ही तो जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है उसके साथ जाना, सेकंड थॉट पे मत जाना। अगर आपने तय ही कर लिया है कि तुक्का लगाना है, 80% एक श्योरिटी लग रही है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मैं करूंगा जरूर,
तो जो फर्स्ट थॉट दिमाग में आए उसी पे जाइएगा, सेकंड थॉट पे मत जाना फिर। ऐसा नहीं कि सेकंड थॉट हमेशा गलत होगा या सही होगा, पर मेजोरिटी क्वेश्चन आपके तुक्के में भी फर्स्ट थॉट वाले ज्यादा सही निकलते हैं, मेरा अपना मानना ये है। संदीप सर, और जी आप सर। कंटिन्यू करें, कुछ और इसमें ऐड करना हो तो। जी सर, सौरभ सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है आपके लिए। और जैसे कि तुक्का कब मारना है कब नहीं मारना है, अगर गेस करना है आपको तो वैसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है तो उस केस में जो ज़्यादा कन्विंसिंग आंसर हो या फर्स्ट थॉट वाला हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और बाकी कुछ दोस्त अभी जुड़े हैं तो उन्हें मैं कंक्लूड कर देता हूं अब तक का जो हमारा वार्तालाप हुआ है उसके अंदर, कि आपके रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स ने बताया है आपको सबसे पहले तो टाइम पर पहुंचना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर गेट्स क्लोज करने का जो लास्ट टाइम है उससे पहले पहुंच जाइएगा। अगर आप 1 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एडमिट कार्ड पे आपका नाम, जैसे अगर आपका नाम राजेश शर्मा है तो एडमिट कार्ड पे राजेश शर्मा है तो आईडी प्रूफ के अंदर राजेश शर्मा ही होना चाहिए, राजेश कुमार शर्मा या कुछ और नहीं होना चाहिए। एज इट इज सेम मैच करना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है सेम डेट ऑफ बर्थ एज इट इज आपके आईडी प्रूफ के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आधार कार्ड के ऊपर, अगर आपका पुराना आधार कार्ड है तो उस केस में आपका डेट ऑफ बर्थ उस पर नहीं होता है, तो कुछ दोस्त जो हैं वो आधार कार्ड ले जाते हैं और फिर उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। एडमिट कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमली आपको पहुंचना है। लास्ट के 1-2 दिन के अंदर जो तैयारी आपको करनी है वो सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम में कैसे ठंडे दिमाग से आपको सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो सौरभ सर, जैसे टेक्निकल के अंदर होता है हमारे यहाँ कि एक क्वेश्चन आ गया जो देखते ही बन रहा है, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और आंसर टिक कर सकता है बच्चा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम ले जाएगा। तो टेक्निकल में बच्चा ऐसे कर सकता है, 2 राउंड में उसको अटेम्प्ट कर लेगा। फर्स्ट में जो देखते ही बन रहे हैं, सेकंड में जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। क्या जीएस में भी सर इस तरीके के कुछ चांसेस होते हैं, या फिर जीएस में सेकंड थॉट देना ही नहीं, दोबारा विजिट करना ही नहीं है इन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं? सर इसमें जीएस में तो मैं ये सलाह दूंगा कि पहले जो सबसे पहले क्या करे, क्वेश्चन को 2 बार तो रीड जरूर करे, चाहे वो टेक्निकल लगा रहा हो चाहे नॉन टेक कर रहा हो। क्वेश्चन को 2 रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले से ही बच्चा इतनी प्लानिंग दिमाग में बना लेता है कि वो गड़बड़ कहीं ना कहीं स्कोप बहुत बन जाता है, गड़बड़ करेगा ही। होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा है नोट, अब उसने हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ा और स्पीड के चक्कर में उसके दिमाग में पहले ही बैठा है कि मुझे बहुत स्पीड से पेपर करना है, दोनों हाथ दोनों पैर से टिक कर रहा है वो। अब स्पीड के चक्कर में वो नॉट वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया और गलत करके चला आया, फिर बाद में पता लगा अरे यार ये तो कुछ और पूछा था। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, टाइम प्रॉपर है, पेपर उसी हिसाब से सेट किया जाएगा कि उतने टाइम में उतने क्वेश्चन बने, और जितनी कट ऑफ है उतने के लिए टाइम सफिशिएंट है सर। कट ऑफ अगर आप देखेंगे, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए मैकेनिकल में 150 है या सिविल में 130 के आसपास या इलेक्ट्रिकल 140 मान ले, तो उतना टाइम तो है कि वहां पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, कट ऑफ के ऊपर तो जा ही सकते हो। टेक्निकल में अगर कैलकुलेशन है भी तो नॉन टेक में कोई कैलकुलेशन नहीं है। नॉन टेक तो आपका पूरा टाइम बचाएगा। अगर 50 क्वेश्चन में से 38 आपको आते हैं, उनमें 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो वो टाइम आप टेक्निकल में तो यूज करोगे ना, तो टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। कोई टॉपिक कहीं पर कैलकुलेशन है तो कहीं पर नहीं है, अल्टीमेटली टाइम आपको पूरा मिल रहा है। पर ऐसा तो नहीं कि टाइम के चक्कर में आप गलत करते चले जाओ लाइन से, कि बहुत स्पीड मेंटेन करनी है। और टेस्ट सीरीज अगर आपने दी है तो स्पीड की प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर रखी है। अगर टेस्ट आपने लगाए हुए हैं उसी की तो प्रैक्टिस है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन करने में क्वेश्चन को 2 बार तो जरूर रीड करें, चाहे इंडिया का नेशनल एनिमल ही क्यों ना पूछा हो। कितना ही सिंपल क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं सर, उस पर ध्यान नहीं जाता, हम गड़बड़ उसी में करते हैं। तो 2 बार तो रीडिंग जरूर करें, आराम से क्वेश्चन को देख के टिक करें और एक एक करके आगे बढ़ते जाएं। जो पहले अटेम्प्ट में पहली बार में टेक्निकल नॉन टेक बन रहा है उसको निपटाते चलें, तो वो देखेगा कि 50% क्वेश्चन तो उसने पहले राउंड में कर लिए। टेक्निकल नॉन टेक कई होंगे कि जसपाल सर ने बताया था, मान लो कोई सीधा मेथड बताया, या सौरभ सर ने कोई एक एग्जाम्पल दिया, सीधा क्वेश्चन आ गया, प्रवीण सर ने, अमन सर ने कुछ बताया, या आपने कुछ बोला। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो पहली लाइन ही बच्चे के दिमाग में क्लिक कर जाएगी, और ऐसे सर थोड़े बहुत नहीं, 50% क्वेश्चन मिलेंगे उसको एक बार में, जो वो पहले राउंड में निकाल देगा। उसके बाद बात आती है कंफ्यूजन है या क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसको देख ले पलट के। तो बाकी टाइम में उसको 25% क्वेश्चन पे फाइट करनी है, 50% को सेव कर चुका और उसमें नेगेटिव भी नहीं होंगे। जो सबसे ज्यादा सर्टेनिटी वाले क्वेश्चन को पहले कर ले, उसमें आप देखोगे नेगेटिव बिल्कुल नहीं करेगा वो। नेगेटिव तो बाद में जब वो हलवा बना देते हैं ना, कि आसान वाले भी, टफ वाले भी, मीडियम वाले भी, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, तब 4 अगर लाइन से गलत हो गए तो फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप चला जाता है, आते वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं फिर।
प्लीज सर आप कंटिन्यू करें। जी सर। और अमन सर, रीजनिंग के रिगार्डिंग सर क्या थॉट रहता है? कई बार ऐसे होता है कि बच्चा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे इसमें टाइम कितना ही लग रहा है। तो वो सोचेगा, अलग अलग तरीके से उसको करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें एज सच तो है नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला ही है जो एक लगेगा। कई बार उसको वो सोच करके भी कर सकता है। तो कैसे क्वेश्चंस के ऊपर टाइम देना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है सर? सर जैसे कि नंबर सीरीज से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट से एक बार में अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनको ईगो पे ले लेना है कि इसको हम सॉल्व करके ही रहेंगे। जैसे काफी बच्चे टेस्ट सीरीज हो गया या ऐसे भी 48-50 मार्क्स स्कोर करते हैं रीजनिंग में, तो उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में भी वैसा ही क्वेश्चंस आएगा और वहां पे भी बन जाएगा। लेकिन एक पूरा रीजनिंग में नंबर सीरीज ही मुझे एक ऐसा टॉपिक लगता है जिसमें कि कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आपसे अगर नहीं बन रहा है तो स्किप कर सकते हैं। रेस्ट अदर क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार में बन जाएगा। अगर आपसे बनने वाला होगा तो एक बार में ही बन जाएगा। जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज या एनालॉजी, सिलोलिज्म्स, कोई भी टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कंसेप्ट्स पता है, ध्यान से आपने क्वेश्चंस पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा। उसमें सर दोबारा क्वेश्चंस देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, जैसे मिरर इमेज में हो गया कि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस रहते हैं वो काफी सिमिलर रहते हैं काफी टाइम। तो बच्चों जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कोई और ऑप्शन ही टिक कर देते हैं। थोड़ा सा मतलब माइन्यूट डिफरेंस रहता है, किसी में डॉट है या सर्कल बनाया हुआ है और उस कारण से गलती कर देते हैं। तो जब वो आंसर्स करें तो उसको ध्यान में रखते हुए कि सारे ऑप्शंस को देख लें कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर वो अटेम्प्ट करते हैं पेपर को तो उनका पेपर काफी अच्छा जा सकता है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पोर्शन है वो काफी स्कोरिंग पोर्शन है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस भी बच्चों का सिलेक्शन होना है उसमें 45-47 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, उतने मार्क्स आ सकते हैं उसमें, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही है कि उसमें ध्यान से आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं, मिस्टेक से अवॉइड करना है और एकदम कूल माइंड से सॉल्व करना है। जैसे सिलोलिज्म्स ही हो गए तो ज्यादा टेंशन लेके सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाइएगा। तो एकदम से ज्यादा हरी में नहीं रहना है, ध्यान से बनाइएगा। आपने पेपर पहले अटेम्प्ट किया है उस तरह का तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस। बस नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू अमन सर। अब जसपाल सर, प्रवीण सर, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द टेक्निकल पोर्शन। की टेक्निकल पोर्शन में कैसे प्रोसीड करना चाहिए उन 100 सवालों के ऊपर? सर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्जामों की भी, एसएससी जेई के साथ, उनके लिए तो एसएससी जेई बहुत ही आसान पड़ेगा। इन डेप्थ इतने सवाल आते नहीं है टेक्निकल पोर्शन के अंदर। और जैसा सौरभ सर ने बोला कि 50% सवाल तो अगर एक बार पढ़ेंगे तो वैसे ही बन जाते हैं। जो मेजर फोकस होता है वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है जो कभी उन्होंने टच नहीं किए या कभी उनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसमें भी मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे तो 25-30% वो भी बन जाते हैं। और ओवर ये भी देखा गया है कि जो लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है वो काफी रिपीट होते हैं इसके अंदर। तो जो पीवाईक्यूज है उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है एसएससी जेई में। अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी पूछता है तो उस टॉपिक में से दूसरा सवाल उठा के पूछ लेता है। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस कराई हुई है, सबने हमने कोर्सेज कराई हैं, पीवाईक्यू भी करा लिया है, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी ली है। तो टेक्निकल में मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को एसएससी जेई के अंदर। एक आप लोगों को सबसे पहले ये करके चलना है। कई मेरे भाई तो पहले ही सोच लिए 135 लेके आऊंगा तभी मेरी कट ऑफ क्लियर करेगी। अभी तो कई तो बोल रहे कट ऑफ भी बता दो, ये अलग ही पता नहीं कहाँ से नशा है। मेरे भाई पहले कट ऑफ डिसाइड करके नहीं जानी है। कई लोग क्या करते हैं 120 का नंबर पेपर सोल्व कर लिया, अब मान लो बच गए, अब 5 नंबर लेने होंगे, चाहे कट ऑफ 125 ही जाने वाली होगी। अब वो तुक्के मारने स्टार्ट करता है, 40 मिनट तक तुक्के मारता है और अगर उस 40 मिनट में 4 भी सवाल कर लेता तो उसकी कट ऑफ निकल जाती। तो पहले भी कोई भी कट ऑफ डिसाइड करके ना जाए और किसी भी क्वेश्चन से रिश्तेदारी नहीं करनी है। नहीं आता तो छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि अब जैसे एक स्टूडेंट है, क्या इस वीडियो को देखने पर मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा। उसी बात के पीछे पड़ हुआ है, उसी बात। अब ऐसे ही वो वहां पे सवाल के पीछे पड़ जाएगा भाई कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो उसको छोड़ देना है। आपको पेपर क्लियर करना है, घर पे आना है, शादी करनी है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी है। क्योंकि अब इसी में 4-5 साल लगे रहोगे तो आप लोग भी, सभी लोग समझदार हो, बबली से ही करनी है सर। हाँ, जो भी जिससे भी करे ये वो इनकी लाइफ है। पर ये है कि अपने टाइम से पहुंच जाएं, पहले कुछ ना करें। अपने जो भी है अभी
काफी लोग तो बस यही होंगे टेंशन। अभी एक लिखा है कि मैं कैसे स्ट्रेस को कम करूं। भाई स्ट्रेस तो आई कहाँ है जिंदगी में, लग जाएगा तब आएगी, स्ट्रेस तो वहां पे मिलेगी। अगर तू इसी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा तो आगे वाली को कहां पर करेगा। तो इसीलिए इतना स्ट्रेस तो है यार। आप लोग वैसे बीटेक करके आए हो, इतनी बैक लगी हुई है, जब उनको पास करके 4 साल में डिग्री ले ली है तो आपके पास स्ट्रेस आराम से हैंडल कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये करना कट ऑफ पहले। अब कई लोग ये कह रहे कौन सा पहले करूं, कौन सा पहले करूं, कौन सा पहले करूं। अरे दुश्मनों को सबको मारना होता है भाई, जो मिले सवाल करते चलो, शुरू से लग जाओ। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। पूरा पेपर आएगा तभी प्री निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे रीजनिंग नहीं आता मैं प्री निकाल दूंगा। पूरा पेपर अच्छे से आएगा जब जाके 130 सवाल सही होंगे वहां पे, क्योंकि इतने बड़े विद्वान तो नहीं कि पहला करा पहला ही सही हो जाएगा। तो जो भी मिले अच्छे से कर लेना। एक ही चीज को बार बार बताने की हमें भी जरूरत नहीं है, आप लोग सभी समझदार हो, क्योंकि 3-4 बार ऑलरेडी आप दे चुके हो। किस्मत पे कम विश्वास करना, अगर किस्मत अच्छी होती तो अब तक जेई बन चुके होते, कहीं ना कहीं सेट कर चुके होते। मतलब किस्मत अपनी इतनी अच्छी नहीं है, मेहनत के ऊपर विश्वास करके पेपर को देना है आप लोगों को। ठीक है भैया, यही आप लोगों को मैं बताना है। टाइम से पहुंचो। और वो हर बार यही इशू होता है, आधार कार्ड एक लेके जाएंगे, वहां पे नाम गलत मिलेगा, फिर पापा को फोन कर रहे हैं, पापा पैन कार्ड, पापा कह रहे हैं 200 किलोमीटर दूर हूं मैं। अब फिर घर वालों को परेशान करते तो 2 ले जाना, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड जो भी आपका है, राशन कार्ड वगैरह, तो 2-3 लेके चले जाना, क्योंकि एक तो कहीं पे गिर भी जाता है, क्योंकि बसों में ट्रेनों में चोरी वगैरह हो जाती है, क्योंकि पर्स में रखते हो तो हो जाती है भाई। तो 2-3 साथ लेके जाना और अच्छे से कर लेना वहां पे सारा चीज से। हाँ, एक सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं आप, 200 में 200 सेफ स्कोर मान सकते हो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अजय मान लो। तो ये मैंने आपको बता दिया। जी सर, बहुत बढ़िया से सर ने एक्सप्लेन कर दिया आपके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग कि कौन सा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करना है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। साथ ही साथ में सर कुछ दोस्त हैं जो पिछले 3-4 दिन से रेगुलर सेशंस के अंदर पूछ रहे हैं कि सर लास्ट के दिनों में कौन कौन सी वीडियोज़ या कौन कौन सी क्लासेस देखनी है। तो मेरा उनको एक ही आंसर है कि लास्ट के दिनों में क्या देखना है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या नहीं देखना है वो डेफिनेटली बता सकता हूँ। ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस जो भी थंबनेल्स आपको दिख जाए कि यहीं से पेपर आएगा, यही पढ़ना है लास्ट के दिनों में, लास्ट ये 100 सवाल जो एग्जाम में पक्का आएंगे ये पक्का करके जाना, वो वाली वीडियोस डेफिनेटली नहीं देखनी है, क्योंकि वो वही होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वो आपका बस टाइम वेस्ट है, आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर रहा है बस सिंपली। तो यूट्यूब के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए अगले 2 दिन के लिए। इवन इफ कोई आपको ये बोल देता है एसएससी जेई का पूरा पेपर आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, तो भी यूट्यूब को इस टारगेट से तो मत खोलिएगा बिल्कुल भी कि क्या पता मुझे कुछ नया मिल जाए वहां पर। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो है वो अपने अंदर नहीं आने देना है लास्ट के 2 दिन में, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं अनरेस्टनेस बढ़ाता है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सर, आजकल रेवोल्यूशन भी बहुत चल रहा है सर। हाँ सर, वो अभी मैं तो ये कहना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अब क्या करने वाले, इम्पोर्टेंट ये है कि 14 के बाद क्या करोगे। कई भाइयों का होगा तो नहीं सिलेक्शन, अब वो 6 महीने सो जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा अब कोर्स लूंगा मैं, अब कोर्स लूंगा, फिर कहेगा मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं हो। तो 15 को अगर पेपर है तो 16 से फिर लग जाना। अब ऐसे नहीं 6 महीने फिर सो जाओ, ऐसा कुछ मतलब 2-4 दिन एंजॉय कर लेना, जो सब्जेक्ट बच गए हैं वो फिर कर लेना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम के बाद क्या करते हो, जिसका होना है वो तो होकर रहेगा भाई, चाहे उसका कुछ भी हो जाए। वो अगर ना पढ़े आज भी किताब बंद करेगा वो तब भी कर लेगा, क्योंकि आज के 1-2 दिन की पढ़ाई से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो डिसाइड करेगा पिछले 3-4 मतलब 1 साल से कितनी मेहनत करी उसके ऊपर मतलब डिपेंड करेगा। तो एग्जाम के बाद अगर 1-2 दिन मस्ती कर लेना, जो भी मूवी आ रही है, जो भी कांतारा वगैरह जो भी देखो जो आपकी बच रही है, उसके बाद अपने आप वापस पढ़ाई में लग जाना। सर अमन वो पूछ रहा है अभी रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। अब ये भी है रिवीजन तो को रिवीजन करना है सर, अभी रिवीजन बताओ। ए भाई कैसी कैसी बातें करते हो यार आप लोग, ये रिवीजन कहाँ से हो गया रे रिवीजन, अब वहाँ अप्लाई करो सब। कोई जड़ी बूटी थोड़ी ना है कि लास्ट के दिन बस घोट के पिला देंगे कि ये लो पूरी सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगी, पूरा आपके इंजीनियरिंग एक रात में हो जाएगा। माना कि आप केपेबल हैं, माना आप में दिव्य शक्तियां हैं कि आप एक रात में पूरा सब्जेक्ट पढ़ के पूरी इंजीनियरिंग कर चुके हो, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही कंपटीशन एग्जाम में आपको, जो अब तक मेहनत की आपने पिछले 6 महीने 1 साल में उसका, तो एक दिन में थोड़ा सा मुश्किल है ही। और सर कुछ दोस्त जो हैं वो इस बात की चिंता कर रहे हैं, वो ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं कि अगर रफ शीट्स मिल जाएंगे क्या सफिशिएंट, मतलब पता नहीं कितनी भर के आएंगे वो, और अगर मेरे पास 20 मिनट बच जाएंगे, मैंने सारा पेपर कर लिया फिर 20 मिनट बच जाएंगे तो उसके अंदर क्या करना है, तो उसका भी बता दीजिए। कोई क्वेश्चन बनाना है, अगर 20 मिनट बच गए तो खुद को ही क्वेश्चन बनाना है, खुद को ही सोल्व करना है।
ऐसे 2-4 सवाल बनाना, उनको खुद को ही सोल्व करते रहना, अगर 20 मिनट बचे फिर देखना आपने कितनी सही करें। तो ये आपको वो घर आके चेक कर लेना कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाया था क्या उसका आंसर सही कर पा रहा हूँ। ये सब आधे लोग तो ये क्या है ना, जैसे अभी कमेंट कर रहे हैं सर, ये लोग सोच रहे हैं कि हम टीचर के मजे ले रहे हैं कि पेपर ये वीडियो देखने के बाद कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। भाई फिर हम 15-16 को एक बार लाइव आएंगे, फिर बताएंगे कि कैसा हुआ है, उस वक्त फिर ये बताएंगे सर अब कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब थोड़ा यार रियल रहो, मतलब सच्चाई से कब तक भाग लोगे, एक दिन भाग लोगे, 2 दिन भाग लोगे यार। तो मतलब जो है वो है। तो आपको भी पता है भाई वहां पे सवाल इतना, आधों को तो नींद आती रहेगी क्योंकि आधे लोग तो कहीं धर्मशाला में रुकेंगे या कहीं पे भी, जितना अपना अपना अरेंजमेंट है, नींद आएगी नहीं पूरी तरीके से, उबासी मारते रहेंगे पहली शिफ्ट वाले। तो मैं लिख के दे दूं, बाद में उससे मैं पूछूंगा कौन सा सवाल आया था, सर आया तो था जिप्सम लिखा हुआ था, ये नहीं पता उसके आगे क्या था उसके पीछे क्या था, बस वो जिप्सम जिप्सम लिख के भेज देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर नींद लेके जानी है आराम से, चाहे अब सो जाना भी, अगर 13 तारीख को सुबह ही सो जाना और फिर 14 को ही उठना है, इस तरीके से आपको देना। कभी ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं भाई कि चमत्कार हो गया है पेपर निकल गया है, ऐसा होता तो फिर हम सीधा चमत्कार ही करते ना, क्यों ये कोर्स वगैरह बनाते हैं, हम भी बैठ जाते 1-2 दिन पहले चमत्कार करने के लिए। तो इस तरीके से आपको करनी है और मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई है। तो सर कुछ बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम देना चाहिए या नहीं, प्रिपरेशन है बिल्कुल। अभी सर एक स्टूडेंट आया मेरे क्लास में कि मैं एसएससी और डीआरडीओ है, तो उसने 2 दिन में सेलेक्ट किया कि मैं डीआरडीओ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि कम से कम मंजिल तक तो पहुंचेगा लड़का। 2 दिन बाद ही आता है सर मेरे पापा भी मेरा बीटेक में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो अब मैं क्या करूं। मतलब किसी भी तरीके से 14 तारीख को एग्जाम देने नहीं जाना। अब वो बहाने पे बहाने ढूंढ रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों करता है यार, फिर दिन खराब होंगे, इसलिए अपने आराम से तैयारी करो और मस्त रहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रहता तो क्या करें, हाँ क्योंकि हमने जो सवाल लिखवाए वही न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी, तो आप उनको रट सकते हो आज, क्योंकि चेंज नहीं होंगी वो। अरे भाई सोल्व करना पड़ेगा वहां पे, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखेगा उसकी। सर कुछ दोस्त ऐसे हैं क्लास में जो अगर आप उन्हें सवाल कराएंगे, वो सवाल जो क्लास में आपने पहले करवा दिए हैं या PYQs हैं, वो इतना पढ़ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ आप 4 ऑप्शन ABCD दे दीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए, वो आपको या तो क्वेश्चन बता देंगे या ABCD में से क्या करेक्ट है वो बता देंगे। तो ऐसे दोस्त ध्यान रखिएगा आप थोड़ा एग्जाम में, सिमिलर वैल्यू सिमिलर क्वेश्चंस दिखते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सौरभ सर ने सेम बात बोली थी कि एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है वैल्यूज डिफरेंट है तो डेफिनेटली सॉल्व तो आपको करना ही है। सेफ साइड सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करके लिख कर आए। संदीप सर एक क्वेश्चन ये पूछिए कि 4 महीने पहले जब बैच लॉन्च कर रहे थे तो काफी लोग ये चर्चा थी ना कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, कोर्स अधूरा तो नहीं छूट जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जितना कंटेंट उनको करा दिया गया है, किसी को कम लग रहा है तो बताए कमेंट में। वो परेशान थे कि कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, हम तो कर लेंगे। सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको ये दिखता है कि कोई एक दिन 1 घंटे की कोई क्लास हो रही है तो उसे 1 घंटे के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो कंटेंट आपको मिलता है। और अगर इतने टाइम में सारा सिलेबस बाइंड अप हुआ है, सब कुछ टाइमली कवर हुआ है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद मैराथन सेशन, सब कुछ, सो डेफिनेटली टीचर्स के एंड से बहुत ज़्यादा इनपुट जो है वो इस चीज़ के ऊपर गया है। सेम आपसे ही एक्सपेक्टेड था कि आप भी कर पाएंगे या नहीं, और उम्मीद करता हूँ आपने किया भी होगा डेफिनेटली। तो आगे के लिए लर्निंग यही है जो सौरभ सर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर टीचर के एंड पे बात करें तो वो चीज़ें फुलफिल हो ही जाती हैं, टाइम से पहले ही हो जाती हैं। बस हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होता है कि क्या हम साथ में कोप अप कर पाएंगे या वो सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं टाइम पे या नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुझे ध्यान है उस सेशन में एक बार शायद मैं और जसपाल सर थे उस सेशन में, हम दोनों ने यही बात 4 महीने पहले था। हमने कहा यार हम तो 10-15 दिन पहले खत्म कर देंगे, तुम कर पाओगे कि नहीं। और अब वही कई लोगों की दिक्कत है, कुछ लोग 15 दिन पहले जगे, कुछ लोग 20 दिन पहले जगे। और मैं आपको बताऊं सर, जो लोग 4 महीने रेगुलर रहे हैं साथ में, जिन्होंने तैयारी की है, आज उनकी किसी की ये शिकायत नहीं कि हम कोर्स नहीं कर पाए या हमारे टॉपिक नहीं बन रहे हैं या हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। ये शिकायत अभी तक एक ने भी नहीं की। मतलब जो एग्जाम का टाइम कम था पर 4 महीने भी जो बच्चा रेगुलर रहा है उसकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा आ चुका है। डेफिनेटली मेरा अपना बच्चों को लेकर। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम पॉजिटिव हैं अपनी तैयारी को लेकर के, और अब तक जो भी जिस वे में चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं उन सबको लेके सबका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है सर। और अब बात ये है कि अगर किसी ने शुरू ही बहुत लेट किया है दोस्तों, उन सबको तो यही कहना होगा कि नेक्स्ट बैच के अंदर या नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर आप बहुत अच्छा करें, उनके अंदर स्टार्टिंग से तैयारी रखें।
शुरुआत में जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। इनिशियली ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम के पास जाके ज़्यादा होती है। इनिशियली ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक जोश होता है कि नया कुछ हो रहा है, फिर दूसरा ये होता है कि इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ना शुरू करेंगे, नई वैकेंसी आई है उसके बारे में जानना होता है, तो कुछ नया क्या हो रहा है उस न्यूनेस के चक्कर में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं। और जब एग्जाम के पास पहुंच जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट किस लिए आते हैं? आधे तो डर रहे होते हैं कहीं हम पीछे ना रह जाएं, लास्ट के 10 दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, एक वो फीलिंग होती है कि कुछ बता दिया जाएगा शायद जिससे कुछ और बेटर हो जाए। लेकिन मेहनत का तो कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं दोस्त, तो जिसने स्टार्टिंग से लेकर के अब तक मेहनत की है उसे तो कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। और लास्ट के दिनों में जितना टाइम हमारे पास है उसको जिसने बेस्ट यूटिलाइज कर लिया उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसमें जो लास्ट 1 मंथ में ज्वाइन किए ना सर, उनके लिए 2 पॉइंट और मुझे इसमें ऐड करने हैं, जो पिछले 1 महीने में जुड़े हैं तैयारी में। अब उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पेपर के बाद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे कि तैयारी किस तरह से होती है। कोई बच्चा पहली बार पेपर दे रहा होगा तो उसको पहले ये दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि 4-6 महीने उसको तैयारी में रहना पड़ेगा। अगर 15-20 दिन पढ़ के दिया है उसको पहले पेपर से ही पता चल जाएगा तैयारी कैसे होती है। चाहे वो यूट्यूब में कहीं किसी को देख रहा था या कुछ कर रहा था, पहले तो जो भ्रम है आंखों के सामने वो हट जाएगा, उसको समझ आएगा तैयारी होती क्या है। और उसमें कुछ क्राउड ऐसा होगा क्योंकि पहला एग्जाम होगा तो पहले तो वो एक्सक्यूज ढूंढेगा 2 दिन बैठ के किस पे डालूं मैं ये बात। तैयारी है नहीं, 1 महीने पढ़ के पेपर निकलना नहीं है, तो या तो सौरभ सर को बोलेगा या संदीप सर को बोलेगा या जसपाल सर को, वैसे आपने नहीं कराया। वो हर बार होता है, हम तो मतलब रेडी रहते हैं उस चीज के लिए, वो तो हर बार ही होता है। पढ़ाई खुद की नहीं है, तैयारी भी नहीं है। उस बच्चे के लिए एडवाइस मेरी ये है, या तो वो ये काम कर ले या इस पेपर के जस्ट बाद तैयारी में लग जाए। 24 के पहले पहले एग्जाम उसको और भी मिलेंगे, 4-6 महीने की तैयारी में कोई ना कोई वापस वो कंपटीशन में आ जाएगा। मतलब उसको भी परेशान होने की बात नहीं है, कंपटीशन में उसको बने रहने के लिए 4-6 महीने लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये। इसके जस्ट बाद सर IMD का भी एग्जामिनेशन है। 24 के पहले कई एग्जाम है सर लाइंड अप, तो जो लास्ट 1 महीने में भी जुड़े हैं उनको परेशान होने की बात नहीं है। उनको तैयारी में आने के लिए 3-4 महीने चुपचाप वो तैयारी को दें, उसके बाद ही वो उम्मीद करें कोई एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जी सर, इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आंसर कीज आ जाती हैं या फिर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपको ऑनेस्टली पता है आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो डेफिनेटली एग्जाम आप अच्छा करके आएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये फैक्ट है ना कि यार मेरी 50-50% सी तैयारी है, कि पता नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50 वाला सीन अगर आपका है, तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको एनालिसिस ज़रूर करना है कि आपके उन 200 नंबर में से कितने मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें अच्छा स्कोर रहा, कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसके अंदर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, किसमें कितना आपने स्कोर किया, सिली मिस्टेक्स कितनी की, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ पढ़े तो थे लेकिन इतने अच्छे से रिवाइज नहीं किए थे कि उनका फॉर्मूला याद नहीं रह पाया या प्रैक्टिस नहीं थी उसकी। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लेंगे ना उस पेपर के थ्रू, तो जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपको क्लियरली पता होगा कि आपका मेहनत जो है वो कहाँ पर है, कितना % कर चुके हैं, कितना % और कवर करना है। अगर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे ना तो उसके बाद में एक ही चीज़ होगी, आपको ये लगेगा कि यार मेरे तो बस का नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम, या मेरे तो बस का नहीं है और तैयारी करना। तो उस इवैल्यूएशन से ही पता लग पाएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना % कवर हो चुका है, कितना और मेहनत करनी है हमें। तो अभी तक जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, अगर आप इवैल्यूएट करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी सर, जसपाल सर आप। हाँ सर। इसमें हल्की तैयारी से काम नहीं चलेगा सर। जो बच्चा अभी तैयारी शुरू भी करने जा रहा है उसको मैं ये जरूर बता दूं कि हल्की तैयारी से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन टफ है। एक वर्ड में अगर मैं बोल दूं, कंपटीशन टफ है। क्योंकि इवन जीएस में भी सर जो टेक्निकल के स्टूडेंट हैं 3-4 महीने की तैयारी में वो जीएस में भी इतना अच्छा कर रहे हैं। मैंने कुछ पेपर उनको सिविल सर्विसेज से सॉल्व करवाए, वो तक क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। एसएससी जे मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए कि जीएस के बच्चे का लेवल कैसा है, जेई का बच्चा है और सिविल से भी क्वेश्चन कर दे रहा है, पीसीएस के भी कर दे रहा है। तो कंपटीशन आसान तो नहीं होने वाला क्योंकि बच्चा हर कुछ पढ़ के जा रहा है। तो जो ये अभी इस डिलेमा में है ना कि तैयारी हो जाएगी कर लूंगा या एवरेज तरीके से हो जाएगी, एवरेज से तो नहीं होगी। पढ़ना पड़ेगा और आपको अपना 100% तैयारी में देना पड़ेगा, तो ही आप उम्मीद करिए कुछ होने वाला है। ये इस एग्जाम में भी और अगले 6 महीने में जो पेपर होंगे उनमें भी, क्योंकि पुराना भी जो क्राउड वेट कर रहा है कंपटीशन के लिए वो पूरी जी जान लगा रहा है पेपर के लिए। तो वो इस खुशफहमी में ना रहे कि भाई पेपर आसान है, एवरेज तैयारी से निकले, एवरेज से तो नहीं निकलेगा। क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक बच्चा हर चीज पढ़ के जा रहा है A to Z। जसपाल सर आप कंटिन्यू करें। सर मेरा ये सजेशन है कि अब लास्ट है तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि चिल करें, जितना पढ़ लिया है इट इज मोर देन सफिशिएंट। लास्ट डे में ऐसा कुछ है नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम कुछ कर लेंगे, तो अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डालने की बजाय
जो भी पढ़ा है उसको कंसाइज करके रखे अपने माइंड में और अपना बेस्ट आउटपुट दे जाके परसों में जो एग्जाम है। और कुछ सवालों के लिए तैयार रहें आप। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही अल्ट्रा टफ होंगे या एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। हो सकता है आपको यूँ लगे कि सिलेबस से भी बाहर है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को ही मिलेंगे, तो उनको स्किप करते हुए उस पोर्शन पे जाना है। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनको भी मतलब उनपे टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, स्किप करके अपन को आगे बढ़ना है। डेफिनेटली सर। ठीक है सर, फिर कंक्लूड करते हैं। आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जल्दी से चैट के अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ लीजिए, और फिर उसके बाद इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। सर एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, कि करंट अफेयर अब तो चलो एक ही दिन बचा है लास्ट, कि करंट अफेयर यूजुअली 1 साल 2 साल कितने ड्यूरेशन तक का पूछ लिया जाता है सर? सर इनको करंट क्लास में करवा भी दिया गया है, यूट्यूब पे भी क्लासेस करा दी हैं, और उनकी पीडीएफ पूरी बना के मैंने शेयर भी कर रखी है। करंट में इनको जितना करना है क्लास भी करवाई, यूट्यूब पे भी करा दी है, और उसकी बनी बनाई पीडीएफ भी इनको दे दिया। वैसे अगर ये अपने से पढ़ रहे होंगे तो पेपर का लास्ट का 1 मंथ का नहीं पूछेगा। लास्ट का मतलब आप 14 नवंबर पेपर है तो आप 14 अक्टूबर के पहले का डाटा मान लीजिए, और उससे पहले का 1 साल जी। उससे पुराना क्वेश्चन अगर आता है तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लगातार रैली वगैरह में, स्पीच वगैरह में वो स्कीम प्रोग्राम यूज होते रहते हैं। अब उज्ज्वला योजना 2016 की योजना है, अगर आज क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्योंकि वो लगातार स्पीच में, रैली वगैरह में यूज होते रहते हैं। तो स्कीम एंड प्रोग्राम के क्वेश्चन तो पुराने भी पूछ लेता है। फिर वो टीचर के ऊपर है कि वो किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट करके क्लास में कवर कर रहा है, वो किसको इंपॉर्टेंट मान रहा है, नोट्स में ऐड कर रहा है, क्योंकि इनको नोट्स भी दिए हुए हैं, पीडीएफ भी दे रखी है। अब इन्होंने दोनों चीजें नहीं पढ़ी होंगी, अपने से पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ने लगेंगे। अब दो क्वेश्चन के चक्कर में काफी गार्बेज भी पढ़ लेंगे जहां से पढ़ रहे होंगे। तो एक्सपीरियंस का तो मैटर यहीं पर आ जाता है ना, कि टीचर जो करा रहा है वो टू द पॉइंट चीजें करवा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब ये 2 क्वेश्चन करंट के बनाने के लिए पूरी मैगजीन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे 80% गार्बेज है, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर मुझे पढ़ाना है कि ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल है, तो मैं एक ही लाइन पढ़ाऊंगा ना, उसका पूरा पैराग्राफ क्यों पढ़ाऊंगा मैं? ये मैगजीन में कुछ भी पढ़ने लगते हैं। तो करंट अफेयर 1 साल का तो वैसे आएगा, उससे पुराना क्वेश्चन आएगा तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनते हैं जी। और एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था ड्रेस कोड से रिलेटेड। ड्रेस कोड आप सिंपल कपड़े पहन करके जाएं, ऐसे कपड़े ना पहन के जाएं जिनके बटन्स जो हैं वो बहुत ही अजीब दिखें। कोई भी अगर आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, चैन पहनते हैं गले के अंदर, कानों में कुछ पहनते हैं, कोई ईयरिंग्स या कुछ भी स्टफ ऐसा, तो कुछ भी नहीं पहन के जाना है आपको। कुछ भी ऐसी चीज़ जिस पर देख करके ऐसा डाउट हो सकता है कि ये अनफेयर मीन्स में इस्तेमाल हो सकती है, अगर ऐसा डाउट होता है एग्जामिनर को या वहाँ पर जो चेकिंग है उसको, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, सिंपल प्लेन कपड़े पहन करके जाएं। थोड़ी ठंड हो रही है तो हाँ, आप थोड़े वार्म कपड़े जो हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन जैकेट्स वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है सेंटर पे आपको बोल दिया जाए कि उनको अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे ही आप जो टी शर्ट या स्वेट शर्ट जो हैं वो पहन करके जाएं, जो थोड़े वार्म हो, जिनसे ठंड भी ना लगे और जो देखने में बिल्कुल सिंपल हो, जिन पे देख के ऐसे डाउट ना आए कि इसके अंदर कुछ वो गड़बड़ हो सकता है। हाँ, और एक स्टूडेंट काफी ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी का अगर मान लो कई लोगों का होता है ना, जैसे जीके रीजनिंग हिंदी में पढ़ते हैं तो वो आ जाएगा, वहां पे ऑप्शन रहता है, उनको घबराने की जरूरत नहीं कि लैंग्वेज वाला। हाँ, तो वो लैंग्वेज वाला कोई इशू नहीं है, आप हिंदी भी कर सकते हो वहाँ पे भाई लोग। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जब आप अपनी सीट पर जा करके बैठे तो पहले चेक कर लीजिएगा कि यूजुअली कीबोर्ड जो आपका है वो यूज़ करना ही नहीं होता है, लेकिन कहीं भी किसी भी फॉर्म में अगर कोई यूज़ आ रहा है, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो आपकी स्क्रीन है वो चेक कर लीजिए एकदम सही वर्क कर रही हो। ऐसा ना हो कि आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो आप अपना सिस्टम चेंज करवा दीजिएगा। अपने पैर जो हैं वो एकदम वहाँ पर एग्जाम से, जसपाल सर ने कहा है कि एग्जाम से पहले दिन चिल करना है, एग्जाम वाले दिन जाकर के चिल मत करना, एकदम पैर फैला के मत बैठना, क्योंकि नीचे यूजुअली जो है सीपीयू रखा हुआ होता है, उसकी वायरिंग्स भी वहीं पे होती है। चलते पेपर के अंदर बीच में आपने कहीं भी पैर लगा दिया, कुछ भी ऐसा हो गया तो वो आपका सिस्टम वहीं बंद हो जाता है। यूजुअली टाइमर जो होता है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, आपको फिर से उतना ही टाइम मिल जाएगा कंटिन्यू जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो, लेकिन फिर भी उस समय जो है हमारे जो पीस ऑफ माइंड है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी करने से बचना है। ध्यान से देख लीजिएगा नीचे वायरिंग्स कहाँ तक हैं, सीपीयू कहाँ पर रखा हुआ है, तो अपने पैर और अपनी बॉडी को उसी अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना है। किसी और से बातचीत ना करें, दोस्ती यारी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक रखें, अंदर जा करके उस चीज़ के ऊपर ना बात करें, क्योंकि फिर वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर आप नज़र में आए तो आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्री हिंदी में, मेंस इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके लिए ड्यूअल लैंग्वेज रहेगी प्री के अंदर। लेकिन मेंस में जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट की है, जब आप आंसर लिखते वक्त वहाँ पर जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे,
उसी के अंदर पेपर लिखना है। अगर उसके अलावा आपने लिखा, आपने इंग्लिश लिख दिया और कोई वर्ड हिंदी के यूज़ कर रहे हैं, या आपने हिंदी लिखा और फिर आप वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है क्या? अब आप ऐसे सवाल एग्जाम से एक दिन पहले पूछ रहे हैं। भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, सब कुछ। एक कह रहा है कि लड़का मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी, पर मुझे विश्वास नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। विश्वास पांडु को भी नहीं था, बस उनके सारथी अच्छे थे। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे भी सारथी अच्छे हैं, विश्वास अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे चलो भाई, और अच्छे से ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से पेपर दे के आना। उम्मीद करेंगे आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो। मतलब सिलेक्शन तो सभी का तो कैसे होगा, वो तो हमें भी पता है भाई, सीट जितनी वैकेंसी उतनों का ही होगा, ठीक है। तो मतलब उम्मीद यही करते हैं कि जो अच्छी तैयारी करके गए हैं उन सभी का सिलेक्शन हो, और बाकी जो भाई अपने ऐसे टाइम पास करें उनसे दोबारा मिलेंगे, फिर अगली वैकेंसी में आपके लिए फिर भी शुभकामनाएं करेंगे भाई हम लोग। ठीक है सर। जसपाल सर, सौरभ सर, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे या कंक्लूड कर सकते हैं? बस सर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। बस फोड़ के आना है परसों। ऑल द बेस्ट सभी को। ऑल द बेस्ट भाई। ऑल द बेस्ट दोस्तों आप सभी को। और जितनी आपने तैयारी की है उसके ऊपर आप विश्वास रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और मैक्सिमम अपना वहाँ पर दे करके आना है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, हर चीज़ को वहाँ इमोशनली फील नहीं करना है। कुछ भी छोटी मोटी दिक्कतें अगर आती है तो सो जस्ट बी एन ऑब्जर्वर एंड अटेम्प्ट एवरीथिंग एट योर बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग ओवर कॉन्फिडेंस में आके डेफिनेटली नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए करना है। सेंटर पर टाइम से पहले पहुँचना है और एडमिट कार्ड पर दी गई सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फॉलो करके ही जाना है। आपके एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एक से ज़्यादा जो आपके आईडी प्रूफ्स हैं वो आप साथ में लेकर के जाएं। एडमिट कार्ड का प्रिंट पहले दिन ही ले लीजिएगा, वेट मत करिएगा 14 को सुबह जा करके मैं प्रिंट निकलवा लूँगा। सो पहले दिन सारा काम रेडी करके फिर उसके बाद ही आपको सोना है। और बाकी ट्रांसपेरेंट पेन आपको वहाँ पर सेंटर पर मिलेगा। रफ कॉपीज़ जो हैं, जो भी आपको चाहिए होंगे पेजेस, वो सब आपको मिलेगा। So okay, thank you so much. All the very best to each one of you, and thank you so much Jaspal sir, Praveen sir, Saurabh sir for joining. Thank you everyone. थैंक यू।